हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं एस यादव किलौल आपका एक कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो हमारे एजुकेशन या शिक्षक जो बनने का सफ़र है उसमें माइलस्टोन के रूप में काम करने वाला एक टॉपिक। और ऐसा टॉपिक अक्सर जिससे देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हम किसी भी ग्रेड की बात करें या हम बात करें कि देखिए सबसे नीचे लेवल की यदि हम बात करते हैं रेट, या देखिए हम कहें कि हमारा L1 या L2 का अध्यापक। दूसरी बात देखिए द्वितीय श्रेणी का अध्यापक यानी वरिष्ठ अध्यापक। और तीसरी हम बात करते हैं जिसे कहते हैं स्कूल व्याख्याता या प्राध्यापक भर्ती। तीनों देखिए इन भर्तियों के अंदर एक कॉमन सा टॉपिक आता है, और आप चाहे सब्जेक्ट के हिंदी के हो यानी लैंग्वेज के हो या SST के हो, या देखिए हम आपसे कहें कि आप मैथ या साइंस के स्टूडेंट्स हो, किसी भी पार्ट्स के हो आप या किसी भी स्ट्रीम से हो। और इसके अंदर देखिए एक चीज ध्यान रखना है, ये जो टॉपिक है यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, स्तरीय सवाल पूछे जाते हैं। बस अंतर आता है तो स्तर का अंतर आता है। अब देखिए उच्च स्तर पे बात करते हैं तो थोड़ी भाषा बदल जाती है और प्रश्नों की शैली भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसा एक टॉपिक है। या देखिए मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड के पेपर्स दे रहे हैं, जिसे हम कह देते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग्स, तो उनके लिए भी ये टॉपिक बड़े काम का है। यानी शिक्षक बनने के सफर में एक माइलस्टोन वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक को देखिए मैं आपको सभी तरह से पढ़ाऊंगा, चाहे आप किसी भी ग्रेड की अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो और इसको सीखने की कोशिश करना। इजी सा एक टॉपिक है आप लोगों के लिए। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सारे स्तरों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को तैयार किया है और इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे आज के इस टॉपिक का जो नाम है शिक्षण सहायक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। इसे इंग्लिश में भी देखिए, अगर हम बात करें टीचिंग मटेरियल, शिक्षण सामग्री। दूसरा देखिए टीचिंग एड, और उसके बाद यदि हम बात करें टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और इसी को शॉर्ट में हम कहते हैं TLM। और ये वीडियो में 2 पार्ट में दिखाऊंगा। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए हम एक एक जो देखिए इसमें टेक्नोलॉजी काम में आ रही है उसके बारे में बताऊंगा आपको। और इसके अंदर यदि हम बात करें अब जो हम कर रहे हैं इसके अंदर केवल हम इसकी अवधारणा को समझेंगे और अंत में पहुंचेंगे इसके वर्गीकरण तक। तो शुरुआत करते हैं देखिए आज के अपने इस टॉपिक की, और बात करते हैं देखिए यहां से एक पिक्चर से। यहां आप देखेंगे बहुत सारे देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे कंप्यूटर है, जैसे ग्लोब है, एक देखिए सूचना पट है, और उसके बाद यहां आप देखेंगे देखिए एक टीवी है और एक टेप रिकॉर्डर है नीचे। उसके अलावा देखिए एक मैप देखेंगे, मानचित्र, और उसके बाद देखिए यहां देखोगे आप रेडियो, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां आप एक और देखोगे जिसका नाम क्या है, ग्रामोफोन। इन सबको देखिए कहा गया टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM। और ये TLM इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी टीचिंग का, जो शिक्षण में जान डाल देता है, जिसे शिक्षण की हम देखिए बैकबोन कह देते हैं। और देखिए जब हम इसकी बात करेंगे कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है, तो कहने का मतलब है कि यदि हम देखें, सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे अर्थ। लेकिन अर्थ पे आने से पहले देखिए मैं आपको कई चीजें यहां पर बताऊंगा। इसके अन्य नाम सबसे पहले यदि हम बात करें, अन्य नाम काफी नाम है इसके, और अलग अलग देखिए इंग्लिश वाले तो इसे कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, जिसको हम देखिए क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल सामग्री, ठीक है। और देखिए इसके नाम अगर हम देखें, शिक्षण सामग्री, सामग्री, और भी देखिए अनुदेशन सामग्री, अनुदेशन सामग्री। अब यहां जो हमने शब्द काम में लिया है अनुदेशन,
अनुदेशन के लिए आप एक चीज याद रखना, अनुदेशन किसी विषय वस्तु को लेकर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसे कहा जाता है अनुदेशन। और टीचिंग देखिए बिना विषय वस्तु के भी हो सकती है, यानी हमारे पाठ्यक्रम के बिना भी हो सकती है टीचिंग। ये केवल पाठ्यक्रम और एक निश्चित परिस्थिति में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुदेशन। इसीलिए अनुदेशनात्मक सामग्री भी कहा जाता है, शिक्षण सामग्री भी कहा जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहा जाता है। बाकी दो नाम यहां लिखे हुए हैं, टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। दूसरा देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते थे, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब देखिए जो हमारा टीचिंग का जो सिलेबस होता है उसमें इनके नाम बदल के आते, कभी ऑडियो विजुअल कह देते हैं, तो कभी शिक्षण सामग्री, कभी अनुदेशन सामग्री, तो कभी TLM। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताना चाहूं, जब आप बच्चे थे तो आप एक मिनट सोच के देखिए, अगर आपका टीचर किसी चीज को या किसी वस्तु को या कोई सामग्री को जब अपने हाथ में लेके आता है और कक्ष में लाके टेबल पर रखता है, और रखते ही देखिए बच्चे में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आज सर क्या लाए हैं, पता नहीं क्या दिखाएंगे आज। यानी पहली जो सीढ़ी होती है पढ़ने की वो क्या है, बच्चे में रुचि पैदा करना, रोचकता लाना। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये एक मैसेज देना चाहूंगा, एक काम कर देना, अगर किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो केवल उस बच्चे में उस विषय के प्रति रुचि पैदा कर देना, बच्चा अपने आप पढ़ जाएगा, किसी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है और उसी के आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूं आप लोगों के सामने साथियों, क्योंकि पहली जो सीढ़ी होती है पढ़ने की उसी का नाम है रुचि या रोचकता। अब देखिए हम इसके अर्थ को देखेंगे, लेकिन इस अर्थ को देखने से पहले मैं एक कहावत बताता हूं, चीनी कहावत, जो चीज हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, जिसे हम देखते हैं वो याद रहती है, लेकिन जो कार्य हम करते हैं उसे देखिए हम कभी भी भूलते नहीं हैं। ये तीन देखिए बातें थी, सुनना, देखना और करना। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव यदि हम बात करें तो क्या रही, करना, लर्निंग बाय डूइंग। तो हमारी कहानी की आज की शुरुआत देखिए चीनी कहावत, और चीनी कहावत के बाद एक देखिए मैं आपको और बताता हूं, रूसो का कथन, दार्शनिक। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, अपना इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम था एमिल। कौन सा ग्रंथ है, एमिल नामक पुस्तक के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और उन्होंने दोस्तों बात क्या कही थी, अगर उसकी हम यदि बात करें तो उन्होंने एक ही बात कही थी, बच्चों को कभी मौखिक पाठ मत पढ़ाओ। क्या कहा था इस ग्रंथ में, मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, पाठ मत पढ़ाओ, ये बात याद रखना। क्या कहते हैं, मौखिक पाठ मत पढ़ाओ। तो देखिए दूसरी यदि हम बात करें तो फिर क्या करना चाहिए, उन्होंने देखिए बहुत अच्छी बात कही, केवल बच्चे को अनुभव दीजिए, आप कार्य करने के लिए उसे देखिए दीजिए आप कक्षा के अंदर, यानी कोई ना कोई उनसे कार्य करवाइए आप। लर्निंग बाय डूइंग मेथड से आपको क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए और उसे अपने अनुभव देने चाहिए, या हम ये कह दें उसे अनुभव से सीखना चाहिए। मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, किससे सिखाओ, अनुभव से सीखने दो, सीखने दो। बात किसकी कही, अनुभव। और देखिए सबसे बड़ी बात बताता हूं, अगर सबसे बड़ा शिक्षक है तो अनुभव है, इससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। लोगों को सुना होगा कि ये जो बाल सफेद हुए हैं ये देखिए धूप में नहीं हुए हैं, ये किस में हुए हैं, अनुभव से। तो इसलिए अनुभव बहुत बड़ा शिक्षक है। और अनुभव कैसे प्राप्त होगा, जब आप कोई ना कोई क्या करोगे, कार्य करोगे। कार्य करना, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सिखाओ। कौन कह रहे हैं, रूसो।
किसमें कहा? उनकी पुस्तक का नाम है एमिल, और जिसमें स्पष्ट कहा था उन्होंने कि देखिए बच्चे को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे अनुभव से सीखने दो, अर्थात उसे कक्षा में कोई ना कोई कार्य देना चाहिए ताकि वो बच्चा वर्क करे, कुछ ना कुछ कार्य करता रहे, और जब कार्य करेगा तो उस कार्य से उसको क्या प्राप्त होगा? अनुभव। सही करना या गलत करना जैसा भी वो बच्चा करता है, और अनुभव से बच्चा क्या करता है? सीखता है। और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी? अर्थ की। शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ। शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ। बात करते हैं अर्थ की। देखिए साथियों, याद रखना, हमारी देखिए शिक्षण के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे शिक्षण के उद्देश्य। क्या होते हैं हमारे पास? शिक्षण के उद्देश्य। और हम जो टीचिंग करते हैं इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, वह सामग्री जो शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग करे, वह सामग्री जो इन उद्देश्यों को क्या करे? प्राप्ति में सहयोग करे, वह सामग्री जो शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्ति में सहयोग करे, उसे क्या कहा जाता है? उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाती है। दूसरा देखिए, उद्देश्य के साथ साथ देखिए हमारा एक उद्देश्य और भी होता है, पाठ्य वस्तु को बच्चे तक पहुंचाना सरल से सरल रूप में। अर्थात अब हम इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। किसके रूप में? विषय वस्तु के रूप में। विषय वस्तु या हमारी पाठ्य वस्तु जो पढ़ानी है, पाठ्य वस्तु, कंटेंट। और देखिए इस विषय वस्तु को देखिए बच्चे तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होता है टीचिंग का। तो अब हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं? शिक्षक द्वारा काम में ली जाने वाली वह सामग्री जो विषय वस्तु को बच्चे तक पहुंचाने में क्या रहे? समर्थ रहे। यानी विषय वस्तु को बच्चे तक पहुंचाना, या देखिए अधिगम में सहयोग करना। अर्थात हम इसे और आसान से तरीके में, वह सामग्री देखिए जो शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, वो तो यहां उद्देश्य हो गया। दूसरे रूप में देखिए वह सामग्री जो देखिए विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक हो। वह सामग्री विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक हो, करने में सहायक हो। ये लीजिए। और यदि हम देखें तीसरे रूप में, वह सामग्री जो शिक्षण को देखिए क्या करे? शिक्षण को सरल, सहज, रोचक व बोधगम्य बनाती हो। अब देखिए तीन परिभाषाएं होगी हमारे पास। एक, शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वह सामग्री जो शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग करे, वह सामग्री जो विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में क्या करे? सहयोग करे। और तीसरी बात, वह सामग्री देखिए जो विषय वस्तु को सरल, सहज, रोचक व बोधगम्य बनाती हो, उस सामग्री को क्या कहा जाता है? शिक्षण अधिगम या शिक्षण सहायक सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री कहा जाता है। इस तरह से देखिए आप इन सारी चीजों को क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो, और जो बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं, और आप आसानी से इनको क्या कर सकते हो? समझ भी सकते हो। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर, और सबसे पहले देखिए हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। अक्सर ये परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं। देखिए मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, अर्थ के बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। थॉर्ट एम गेवरिच के अनुसार,
थॉर्ट एम गैवरिच के अनुसार पहली परिभाषा देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री वे उपकरण टूल्स हैं जो शिक्षक को प्रभावशाली व शीघ्रता से पूर्ण करने में सहायक होते हैं। यानी वो देखिए जो शिक्षण को, यहां हम शिक्षण कर ले, जो शिक्षण को प्रभावशाली व शीघ्रता से पूर्ण करने में सहायक होते हैं। तो दो बातें निकल के आई, एक तो प्रभावशाली इफेक्टिव और दूसरा शीघ्रता से। उस कार्य को क्या बनाते हैं ये उपकरण, ये सरल बना देते हैं। कौन कहते हैं, थॉर्ट एवं गैवरिच के अनुसार। तो यहां आप शिक्षण कर लेना भी, कई बार त्रुटि रह जाती है शिक्षण, ठीक है, टीचिंग को। अगली डेफिनेशन एक और देखिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन एडगर डेल के अनुसार। एडगर डेल के अनुसार देखिए जो डेफिनेशन दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रव्य दृश्य सामग्री वे युक्तियां, टैक्टिक्स, टूल्स हैं जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के शिक्षण व प्रशिक्षण, शिक्षण की बात कर रहा है, टीचिंग और ट्रेनिंग स्थितियों में व्यक्तियों एवं समूह में विचारों के संचार में सहायता मिलती है। उन्हें बहुसंवेदनशील सामग्री के रूप में जाना जाता है। तो बहुसंवेदनशील सामग्री कहने वाले कौन है, एडगर डेल। बहुसंवेदनशील सामग्री देखिए क्या होती है, ये संवेदनशील जो सामग्री होती है ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां, संवेदनशील किसको कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियों को कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियों को। और ज्ञानेंद्रियां कौन सी है हमारी, देखिए इनके अंदर देखिए आंख, कान, उसके बाद देखिए हमारी ज्ञानेंद्रियों के अंदर जीभ, त्वचा, ये क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे एक इनके अंदर यदि हम बात करें कितनी ज्ञानेंद्रियां बताई जाती है, शारीरिक रूप से 5। इन पांचों से देखिए, आंखों से देखना, कानों से सुनना और जीभ की यदि बात करें स्वाद को चखना। इस तरह से देखिए ये क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों को यहां क्या कहा गया, संवेदनशील कहा गया है। और देखिए इन संवेदनशील, इन ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो सामग्री काम में ली जाती है वो ही क्या है, एडगर डेल के अनुसार, उनके अनुसार वही हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री है। और देखिए एक परिभाषा इसी डेंट के अनुसार, देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का तात्पर्य उस समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता करती हो। यानी सीधा सा इन्होंने जो बात कही गई है, हमारी विषय वस्तु को, पाठ्य सामग्री या विषय वस्तु को समझने में क्या करती हो, सहायता करती हो। और इसको देखे समझने में जो सहायता करती है उसे ही क्या कहा जाता है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद अब हम देखेंगे इन परिभाषाओं के बाद शिक्षण अधिगम सामग्री की कुछ विशेषताएं। और विशेषताओं के अंदर देखिए मैं एक डायग्राम के रूप में आपको दिखाऊंगा विशेषताएं। तो यहां लिख लेते हैं हम विशेषताएं, और आप भी इसी तरह से याद करने की कोशिश करना भी इन चीजों को। सबसे पहले यदि हम बात करें, पहली जो विशेषता ये शिक्षण को क्या प्रदान करती है, ये रोचकता अर्थात रुचि। पहला यदि प्रश्न पूछा जाए, शिक्षण अधिगम सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो काम क्या है, हमारे शिक्षण में रोचकता लाती है या बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न करती है, रुचि उत्पन्न करती है। दूसरा देखिए इसकी विशेषता है संबंधता। संबंधता, शिक्षण अधिगम सामग्री का देखिए संबंधता से मतलब क्या है, इसका संबंध होना चाहिए। किससे संबंधित होनी चाहिए शिक्षण अधिगम सामग्री, उद्देश्य, विषय वस्तु, किससे संबंधित होनी चाहिए, हाँ उद्देश्य से होनी चाहिए, और उसके बाद विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए, और यदि बात करें तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित भी होनी चाहिए।
इन चीजों से क्या होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। और यदि हम देखते हैं जो हमारी शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए, आशुरचित। आशुरचित, आशुरचित का मतलब क्या है, स्वनिर्मित। कई बार क्या होता है कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री हम दूसरों से बनवा लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी बनवाई थी ये पीपीटी, और उसके अंदर देखिए शिक्षण को क्या लिख दिया गया, शिक्षक। ये गलतियां होती हैं। अगर हम देखिए दूसरों से कार्य करवाते हैं तो उसमें देखिए कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। यदि आप कार्य स्वयं करेंगे तो त्रुटियों की संभावना कम रहती है। इसी तरह से यदि टीएलएम की बात आए तो उसमें रोचकता हो, संबंधता हो, और उसके बाद कैसी होनी चाहिए, आशुरचित होनी चाहिए। और देखिए मितव्ययी, कैसी हो, यदि हम बात करें मितव्ययिता या मितव्ययी होनी चाहिए, अर्थात ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए शिक्षण सामग्री कि जिसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए जाएं और उसका इतना यूटिलाइज नहीं हो। तो देखिए हमें ऐसी शिक्षण सामग्री का कक्षा कक्ष में प्रयोग नहीं करना चाहिए जो ज्यादा महंगी हो। उसके बाद देखिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को देखिए इस तरह की शिक्षण सामग्री काम में ली जाए बच्चों के सामने जो यथार्थता से संबंधित हो, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान होते हो। तो सामग्री कैसी होनी चाहिए, यथार्थता पर आधारित। कैसी होनी चाहिए, यथार्थता। अर्थात शिक्षण सामग्री की यदि हम बात करें, यथार्थता, एक मिनट, यथार्थता अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हो, ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव इस पर आधारित हो। देखिए और यदि देखिए हम इसकी विशेषताएं देखें, सामग्री कैसी हो, प्रेरणादायक हो, प्रेरणादायक। और देखिए वैध हो, और वैध का मतलब होता है जो सामग्री जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उसी उद्देश्य की पूर्ति करे तो उसको कहते हैं वैध। और उसके बाद देखिए एक बात और कही गई, विश्वसनीय हो। विश्वसनीय का अर्थ क्या होता है, जहां परिणामों की पुनरावृत्ति हो। जैसे राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता है, एक विश्वसनीय बल्लेबाज, क्योंकि 30-40 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, 0 पे तो आउट नहीं होगा। सामान्यतः देखिए क्या होती है, ये उसके परिणामों की पुनरावृत्ति, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, विश्वसनीय बल्लेबाज, मिस्टर रिलायबल। इसी तरह से देखिए सामग्री के अंदर देखिए क्या कहा गया है, वैध और क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। और देखिए परिशुद्ध भी होनी चाहिए, जिसमें गलतियां नहीं हो, परिशुद्ध अर्थात परिशुद्धता। इस तरह से देखिए कितनी विशेषताएं हम यहां से चले थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से देखिए कितनी विशेषताएं हो जाती हैं अपने इसके अंदर, और ये सारी की सारी क्या हैं, इसकी विशेषताएं हैं। और लिखना चाहे तो हम काफ़ी विशेषताएं और लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे 9 के बाद 10वीं हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए जैसे ये कह सकते हैं कैसी, उपलब्धता, उपलब्धता। इसका मतलब क्या है कि सामग्री ऐसी हो जो कक्षा कक्ष में आसानी से उपलब्ध हो सके, इतनी बड़ी भी नहीं हो कि जिसे हम कक्षा कक्ष में नहीं ला सके, जिससे परेशानी हो। उसके बाद देखिए और भी अनुकूलनता, अर्थात हमारे विषय के अनुकूल हो, बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। सामग्री कैसी होनी चाहिए, अनुकूलता। 10वें नंबर पर न 11वें नंबर पर अनुकूलता, अर्थात बच्चों के स्तर के अनुसार हो। देखिए सामग्री हम ले रहे हैं कोई भी ऐसी जो बच्चे के समझ में ही नहीं आए, वो सामग्री उच्च स्तरीय हो, या भाषाई, देखिए बच्चे हिंदी मीडियम के और आप सामग्री इंग्लिश मीडियम की ले आए, तो भी इसका मतलब कमी किस बात की रहेगी, आपने बच्चों के स्तर का ध्यान नहीं दिया। इसलिए देखिए उसमें क्या हो सकती है, गलतियां हो सकती। इतनी सारी विशेषताएं हैं जो मैंने 10-11 विशेषताएं बताई, ये सब किसकी हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। अब एक बात आती है साथियों, ध्यान रखना कि शिक्षण सामग्री चयन करते समय काफी सावधानियां रखनी चाहिए।
वो भी यहीं से निकलेंगे। देखिए, चयन करते समय सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना चाहिए वो सामग्री कैसी हो, रुचिकर हो। दूसरी बात देखिए, बच्चे के स्तर के अनुसार की हो, रुचिकर हो, बच्चे के स्तर के अनुसार हो, बच्चे के लिए सरल हो, सहज हो, बोधगम्य कराने वाली हो, प्रभावशाली हो। ये चयन करते समय हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह की बातों का देखिए, और कक्ष में आसानी से उपलब्ध हो, ज्यादा खर्चीली भी नहीं हो, ये सारी बातों का क्या करना पड़ता, हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब इसी से देखिए विशेषताओं से एक चीज, शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य भी यही चीजें होती है। पहला उद्देश्य देखिए, शिक्षण सामग्री का पहला उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु को रोचक बनाना है या नहीं है? अगर इसके अलावा और भी यदि बात करें, विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाना, विषय वस्तु को सरल और सहज बनाना, विषय वस्तु को बोधगम्य बनाना, बातें वही आ रही है निकल के, इनको हम उद्देश्य भी कह देते हैं। तो इस तरह से देखिए साथियों, जो विशेषताओं में मैंने सारी बातों को क्या किया है, इसमें समाहित किया है, ताकि चीजें क्या हो जाएं, याद होने लग जाएं। और चीजें जब याद होंगी तो देखिए अपने आप ही चीजों के अंदर देखिए आपको आने लगेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्रियों की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षण अधिगम सामग्रियों की यदि आवश्यकता और महत्व की यदि हम बात करें तो देखिए, हमारे शिक्षण को सरल, सहज, रोचक और प्रभावी बनाने के लिए इनकी बड़ी आवश्यकता है। और पढ़ने की पहली सीढ़ी ही रुचि, मैंने आपको बताया। अगर ये चीजें नहीं होती, हमारा शिक्षण रुचिकर नहीं होता, एक तरह से हम ये कह दें बड़ी नीरसता आ जाती है। इसलिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है, जो मैं आगे दिखाऊंगा कि मनोवैज्ञानिकों की क्या धारणाएं हैं इनके प्रति, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहां से बहुत अच्छे सवाल बनते और पूछे जाते हैं। आवश्यकता होती क्या है? किसी चीज की कमी महसूस होना ही क्या है? आवश्यकता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं आवश्यकता, नीड। और पहली देखिए, इंद्रियों के अनुभव प्राप्त करना। इंद्रियां, जैसे मैंने अभी बात की थी, ज्ञान इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। और यही हमारे संवेदक सूचना के तंत्र होते हैं, 5। और ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनसे अनुभव प्राप्त करना, जैसे सुनना, देखना। और यदि सामग्री ऐसी हो जिसमें मैक्सिमम इंद्रियां काम में आ जाएं, तो वो सबसे अच्छी देखिए मानी जाती है शिक्षण अधिगम सामग्री। जिसमें सबसे कम इंद्रियां काम में आती हैं, वो शिक्षण सामग्री उतनी प्रभावी नहीं होती है जितनी जिसमें इंद्रियां सबसे ज्यादा काम आती हैं वो प्रभावी होती है। तो इंद्रियों के अनुभव प्राप्त करना, अलग अलग इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से क्या प्राप्त करना होता है? हमें एक्सपीरियंस। इसीलिए कहा गया है, शिक्षक की यदि हम बात करें, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। चीजें लिखी हुई है, देखिए एक के बाद एक। दूसरे नंबर पर विषय वस्तु की स्पष्टता। विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता महसूस हुई? शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM। ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां काम में आए, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा इंद्रियां काम में आएंगी वो ज्ञान का क्या करती है? स्थायीकरण करती हैं। स्थायीकरण किससे होता है? जितनी ज्यादा इंद्रियां काम में आती है। उसी तरह से विषय वस्तु को स्पष्ट। तीसरा देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव। देखिए कई बार हम शब्द बोलते रहते हैं, वो चीजों के बिंब नहीं बनते मस्तिष्क पटल पर। और हम देखिए, एक छोटे बच्चे को लीजिए, आप छोटे बच्चे को देखिए, कुछ शब्दों को आप रटाने की कोशिश करिए, बच्चा रट लेगा थोड़ी देर के लिए, क्या उसके बिंब बन गए? शब्दों से इतने अच्छे बिंब नहीं बनते जितने बिंब चित्र से बनते हैं। और चित्र भी यदि कैसा हो, वास्तविक रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप से हो। आपको बच्चे को म्यूजियम के बारे में बताना है, म्यूजियम में ये होता है, ऐसे होता है, ठीक है, बच्चा कल्पना करता कि म्यूजियम में ऐसे होगा, ऐसे होगा। क्यों ना उस बच्चे को म्यूजियम में ही ले चले हम।
अब म्यूजियम में ले जाकर प्रत्यक्ष रूप से उसको सारी चीजें म्यूजियम में दिखाएंगे तो देखिए बच्चे के बिंब स्थायी हो जाएंगे और बच्चा कभी नहीं भूलने वाला जीवन के अंदर उस चीज को। क्यों? क्योंकि उसने कैसा अनुभव प्राप्त किया है? प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया है। एडगर डेल महोदय ने तो सर्वाधिक जोर इसी पर दिया था। उन्होंने कहा जितना हो सके शिक्षण में सबसे ज्यादा इसी तथ्य को शामिल किया जाना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस को। अगला देखिए, अभिप्रेरणा रोचक बनाना। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, बच्चे को अभिप्रेरित मोटिव करने का काम करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम सामग्री। और बच्चा जब मोटिव हो जाता है तो ड्राइव अपने आप ही हो जाता है। अगली और बात करते हैं रोचकता। मैंने पहले ही कहा था सीखने की पहली सीढ़ी रोचकता है, याद रखना इस चीज। और देखिए और देखते हैं काफी महत्व इनके। पिछड़े बालकों की सहायता। हमारे पास देखिए सामान्यतः 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो होते उच्च स्तर वाले, जिसका बौद्धिक स्तर उच्च होता है। एक होता है देखिए एवरेज बालक, जिसको हम कहते हैं औसत, बीच वाला, मध्यम स्तर। और एक होता है हमारे पास निम्न स्तर का बालक, जिन्हें हम कहते हैं पिछड़े बच्चे। अब पिछड़े कई रूपों से हो सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, पता नहीं कई कारण होते हैं बच्चों के। देखिए और ये जो बच्चे हैं हमारे पास तीनों, ये बच्चे का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, काफी जल्दी समझ लेता है, कई बार शब्दों से भी समझ जाता है। और औसत बच्चा भी संघर्ष करके सीख लेता है। लेकिन जिनका मानसिक स्तर काफी कम होता है, उन बच्चों के लिए टीएलएम बड़े काम की चीज है। उन्हें आसानी से ये चीज देखिए सीखने में मदद करती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र आप बताइए वर्बली बोलते जाइए। अगर पाचन तंत्र का एक वीडियो दिखा दो आप, मुंह से ग्रास कैसे कैसे अंदर तक जाता है, और उसके बाद देखिए आमाशय में, और फिर आंतों के अंदर कैसे, और उसके बाद देखिए मल द्वार के रूप से कैसे वो बाहर निकल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है उसका यदि वीडियो दिखाया जाए बच्चे को, तो वो मंद बुद्धि बच्चा भी उसे बड़े आसानी से सीख जाता है। ऐसे देखिए भूगोल के अंदर ज्वालामुखी की प्रोसेस को यदि दिखाया जाए बच्चे को, तो वो देखिए वोल्केनो की प्रोसेस को बहुत अच्छे से सीख जाता है। तो इसलिए पिछड़े बालकों के सीखने में या अधिगम में क्या होती है? सहायक। और देखिए कक्षा का वातावरण सजीव बन जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई जीवंत क्लास हो रही है, यानी उसके अंदर अंतःक्रिया होने लग जाती है और हमारा बच्चा भी रुचि लेने लग जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे क्लास जिंदा हो। अगर किसी कक्षा से आवाज नहीं आती है तो समझ लेना वहां पर देखिए बच्चों को अंदर क्या किया जा रहा है, टीसीपी पद्धति को अपनाया जा रहा है, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। या तो बच्चे सो गए होंगे या डर की वजह से चुपचाप बैठे होंगे। वह कक्षा ही क्या, वह स्कूल ही क्या, जिससे बच्चों की आवाज नहीं आए। आगे चलिए, सक्रिय बनाना। बच्चा देखिए सीसीपी, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी को देखिए, ये यानी बाल केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित करती है, तभी तो बालक सक्रिय होगा। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। और देखिए अनुशासनहीनता की समस्या के हल में, कई बार देखिए कक्षा में यदि अनुशासनहीनता हो जाए तो आप याद रखना, बच्चों को कहना है कि बच्चों मैं अभी आपको एक बहुत अच्छी सामग्री दिखाने वाला। सारे बच्चे अचानक से चुप हो जाएंगे, पता नहीं क्या दिखाएंगे सर। यानी अनुशासनहीनता को क्या करती है? समस्या को हल करती है। और देखिए कल्पना एवं निरीक्षण शक्ति का विकास। और यदि बात करते हैं, बच्चे की इमेजिनरी पावर को बढ़ा देती है। हमको एक ऐसा चित्र देखिए बच्चे के सामने बना देते हैं जो उसके मस्तिष्क को झकझोर दे। और या देखिए हम कोई चित्र बनाए और बच्चों से कहें कि बेटा इसको जोड़ के बताओ, इसके बारे में सोचिए, कल्पना करिए, तो बच्चे के देखिए यहां पर मानसिक विकास होता है, यानी कल्पना शक्ति। दूसरा देखिए निरीक्षण। निरीक्षण को यदि हम बात करें, इंस्पेक्शन, बच्चा बड़े बारीकी से चीजों को देखना और समझना शुरू कर देता है। तो यहां पर इन चीजों का क्या होता है? विकास। और देखिए आवश्यकता और महत्व में अंत में देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक का मतलब होता है क्रमबद्धता या व्यवस्थित, या हम कहते हैं क्रमबद्धता।
बच्चे में एक आदत डेवलप हो जाती है इनसे सिस्टमेटिक रूप से कार्य करने की। किसके कारण डेवलप हो रही है? शिक्षण अधिगम सामग्रियों से। देखिए बच्चे में क्या डेवलप हो जाती है, यह हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है। और देखिए ध्यान, ध्यान को एक और कहा जाता है अवधान, अंग्रेजी में कहते हैं अटेंशन। शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चे का देखिए ध्यान केंद्रित करती है, अर्थात बच्चे की क्या डेवलप होती है? एकाग्रता को। और देखिए स्पष्ट और स्थायी धारणा या परिकल्पना का निर्माण। उसके बाद देखिए अब बच्चे को चीजें क्या होती है? स्पष्ट होने लगती हैं, और जो संकल्पना अवधारणा जो सिखाई जा रही है वो कैसी हो जाती है? बच्चे में स्थायी हो जाती है, और बच्चा उन चीजों के बारे में क्या करने लगता है? हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं करना भी सीख जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने देखा है आवश्यकता और महत्व। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों को देखते हैं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों के अंदर देखिए यहां पर एक बात आई है, कई मनोवैज्ञानिकों ने देखिए टीचिंग एड के ऊपर काम किया और उन्होंने अपनी राय दी है। ये कहा कि देखिए जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका 35% वृद्धि कर देता है ज्ञान में। ये टीचिंग एड किसमें वृद्धि? ज्ञानार्जन में, अर्थात ज्ञान को बढ़ा देता है। आज देखिए यदि हम बात करें, मान लीजिए आप जो जितना सीख रहे हैं उस सीखने में इतनी वृद्धि कर देता है। कौन? ये TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण अधिगम सामग्रियां जो हैं देखिए बच्चे के सीखने को 35% बढ़ा देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मनोवैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से सिद्ध किया है। यानी ज्ञान अर्जन करना कितना ज्यादा बढ़ जाता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। शिक्षण अधिगम सामग्रियों द्वारा कितने प्रतिशत ज्ञान में वृद्धि होती है? 35%। और उसके बाद यदि हम देखें ज्ञान को स्थायी करने में भी देखिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा ज्ञान का स्थायीकरण में भी वृद्धि करता है ये। और यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत स्थायीकरण को बढ़ा देता है? 55%। ज्ञान के स्थायीकरण को देखिए कितना बढ़ा देता है? 55% बढ़ा देता है। तो इसका मतलब मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी बातें बताई। ज्ञान के स्थायीकरण में 55% और ज्ञान अर्जन करने में देखिए 35%। इसी चीज को देखिए मैं आपको एक सारणी के रूप में दिखाऊंगा। और देखिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो बनाई गई एक सारणी, वी लर्न, हम सीखते हैं या हम अधिगम करते हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं। किससे सीखते हैं? 1%। किससे? टेस्ट से, स्वाद से सीखते हैं। टेस्ट से, ये ज्ञानेंद्रिय है जिसके माध्यम से हम चख रहे हैं और चख कर हम सीख रहे हैं। कितने प्रतिशत? मात्र 1। उसके बाद देखिए 1.5% स्पर्श करके सीख जाते हैं। अंधे व्यक्ति को किसी चीज को देखिए आप दिखाइए, वो दीजिए उसको छूने के लिए, वो छू कर देखिए पहचानने की कोशिश करता है, ये चीज हो सकती है। और देखिए 3.5% गंध से सीखते हैं, स्मेल से। और देखिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया, 11% सुनकर सीखते हैं। यानी धीरे धीरे देखिए सीखने का बढ़ता जा रहा है स्तर। लेकिन साइट, और यहां हम सीखते हैं 83% सीखते हैं। सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं? हम साइट से सीखते हैं। यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देख कर देखिए हम सीख जाते हैं। यह बताया गया है किसका? सीखने के बारे में। किन्होंने? मनोवैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के आधार पर। एग्जाम में पूछा जाता है साइट के माध्यम से कितना सीखते? 83। सुनकर कितना सीखते हैं? गंध से कितना सीखते? स्पर्श से कितना सीखते? और सबसे कम किससे सीखते? स्वाद से 1%। और देखिए एक बहुत अच्छी और सारणी और लेके आया हूं आप लोगों के लिए। और देखिए यहां हम देखें, वी रिमेंबर, हम याद रखते हैं। याद रखने की बात है, याददाश्त। हम याद रखते हैं देखिए किन चीजों को? देखिए सबसे पहले आता है 10%।
और 10% की बात यदि करें, जो हम पढ़ते हैं उसका मात्र 10% याद होता है। रीड करने पर देखिए कितना याद रहेगा, हमें 10% याद रहता है। और सुनने पर कितना याद रहता है साथियों, 20%। उसके बाद आता है देखना। हियरिंग मानी सुनना। देखिए अब आप कहेंगे सर आपने तो इंग्लिश में लिख दिया रे, ये ज्यादा जटिल चीजें नहीं है, सिंपल चीजें इसलिए इंग्लिश में ही देखिए मिलती हैं, तो उसी के अंदर हमने लिखा है, हिंदी में आपको बता रहे हैं। हियरिंग और उसके बाद सी, देखना कितने प्रतिशत सीखता है बच्चा, 30%। और देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दें, हियरिंग और सी दोनों को जोड़ दे, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50% देखकर और सुनकर सीखता है। देखना और सुनना, इनसे सीखता है बच्चा। देखिए और देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं 70%, और 70% किससे सीखता है, कहने से। कहना से का अर्थ क्या होता है, कहने से सीखता है 70%। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जो बच्चा सीखता है किससे सीखता है, 90% जो सीखता है किससे सीखता है, करना और कहना। कहना और करना, इन चीजों से बालक क्या करता है, सीखता है। या हम देखिए कहना जो कहते हैं, इन चीजों से सबसे ज्यादा। अब एग्जाम में यदि पूछे आपसे, इनको क्रम से लगाइए, सुनना, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको देखना, इनको क्रम से लगवाएं, सुनना, देखना और उसके बाद कहना, और फिर उसके बाद देखिए करना, लर्निंग बाय डूइंग। इन 4 चीजों को क्रम से लगाए तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये याद रखना, ये क्रम पूछा जाता है सामान्यतः पेपर के अंदर कि हम जो याद रखते हैं उसका सही क्रम क्या है। इसी तरह से ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि देखिए जो हम सीखते हैं, सीखने में देखिए पहले नंबर पर क्या था हमारे पास, स्वाद। दूसरे नंबर पर क्या था, स्पर्श। ये मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। स्पर्श के बाद यदि हम देखें तो देखिए क्या आता है, गंध। और स्मेल के बाद यदि हम बढ़ें तो फिर क्या आता है हमारे पास, सुनना। और फिर उसके बाद देखिए जो हमने देखा था, साइट। इस तरह से देखिए इनका भी क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पूछिए वो कैसे सवाल पूछता है आपसे एग्जाम में। इस तरह से आप नोट भी कर लें अपनी चीजों को। अब कई बार आप लोगों के मन में रहते साहब लिखवा दो। देखिए ये वीडियो लिखवाने के लिए नहीं होते, इसका हम आपको देखिए जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी PDF उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन शिकायत तो देखिए शिकायत ही रहती है कि सर लिखवा दो, जैसे मैं कागज लेके बोलता रहूं कि लिखो भाई। ये चीज कहते हैं, रटना नहीं है, चीजों को सीखना ही है मोटे मोटे रूप में कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए देखिए आपने इंपॉर्टेंट देखा और मनोवैज्ञानिक पक्ष भी देखा। इसीलिए कोठियारी आयोग ने 1964-66 में जो आया था, जिसे हम कहते हैं भारतीय शिक्षा का आयोग, इस आयोग ने इन TLM सामग्री के लिए पता क्या कहा था, शैक्षिक क्रांति कहा था। इसे क्या कहा था, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन नाम दिया था। किसने, कोठियारी आयोग ने। इसको कोठियारी आयोग क्या कहते हैं, 1964 में गठन और 66 में रिपोर्ट। इन्होंने देखिए इसे जो नाम दिया था वो कहा था एजुकेशनल रिवॉल्यूशन या शैक्षिक क्रांति कहा था इसे, कि ये वो चीज हैं जो हमारी शिक्षा में क्या लाएंगी, क्रांति लाएंगी। ये चीजें आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पिक्चर देख रहे होंगे आप, एडगर डेल। जन्म हुआ था देखिए 27 अप्रैल 1900 में और मृत्यु होती है 1985 में। बहुत बड़ा नाम है इसका देखिए शिक्षा शास्त्र में, मनोविज्ञान में और दार्शनिक क्षेत्र में, सुना भी होगा आपने। और इनके बारे में देखिए जितना कहा जाए उतना कम है। अपने समय के बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री रहे एडगर डेल। और
इन्होंने देखिए जो काम किया था, शिक्षण अधिगम सामग्री पर अल्टीमेट काम किया। इन्होंने देखिए एक त्रिकोण या शंकु, जिसे कहा जाता है अनुभव शंकु, या हम कह दे त्रिकोण, त्रिकोण या शंकु, किस पर दिया था इन्होंने? शिक्षण अधिगम सामग्री पर अनुभव शंकु। यह परीक्षा में पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता, पहला तो यही। दूसरा देखिए, इन्होंने शिक्षण अधिगम सामग्रियों के ऊपर अपनी रिसर्च की, और रिसर्च करके देखिए इन्होंने बताया क्या कि कक्ष में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना ही इतिश्री नहीं है। पहले शिक्षक को यह चूज करना होगा कि कौन सी सामग्री ज्यादा प्रभावशील है, और जो सामग्री सबसे ज्यादा प्रभावशील होगी उसी को सबसे ज्यादा कक्ष में प्रयोग करना चाहिए। ये था इनका। तो इनका उद्देश्य क्या था? ये अनुभव शंकु देने का, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा अनुभव शंकु देने का इनका सबसे बड़ा जो मूल मंत्र था, या हम कह दे उद्देश्य, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता को बताना। क्या इनका उद्देश्य क्या था? अगर ये पूछा जाए उद्देश्य, शिक्षण अधिगम सामग्री की सापेक्ष प्रभावशीलता को बताना। इनके द्वारा देखिए बहुत सारी शिक्षण अधिगम सामग्रियां बताई गई हैं, और इन्होंने कहा जितनी भी हमारे पास शिक्षण अधिगम जो सामग्री हैं, इन शिक्षण अधिगम सामग्रियों का देखिए हमें क्या करना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कौन सी सामग्री कक्ष में ज्यादा प्रभावी है और कौन सी सामग्री कक्ष में कम प्रभावशाली है। और जब ये टीचर जान जाएगा कि कौन सी ज्यादा प्रभावशाली है और कौन सी कम प्रभावशाली है, तो देखिए वो उपयोग करना भी सीख जाएगा। क्योंकि इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, और जिसका नाम था श्रव्य दृश्य सामग्री इन टीचिंग, या हम ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग, ऑडियो वीडियो मेथड्स इन टीचिंग इनके द्वारा लिखी गई किताब 1969 में, उसमें इन्होंने इस चीज को बताया, प्रभावशीलता को। अब देखिए इनकी प्रभावशीलता का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले तो इनका ये देने का उद्देश्य। दूसरा सवाल पूछा जाता है अनुभव शंकु किसने दिया? एडगर डेल। तीसरी बात देखिए जो पूछी जाती है, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की प्रभावशीलता। मैं आपको देखिए 3 सामग्री लिख रहा हूं, 4 लिखता हूं। इन्होंने 4 वर्गों में बांटी थी सामग्री को। एक सामग्री तो देखिए इन्होंने जो बताई प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हो गई, अनुभव। दूसरी सामग्री देखिए इन्होंने कहा प्रक्षेपित सामग्री, और तीसरी एक सामग्री आती अप्रक्षेपित। और एक सामग्री और लेते हैं शब्द, वर्ड। ये 4 सामग्री देखिए इन्होंने बताई, और ये जो 4 सामग्री हैं इन पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एडगर डेल के अनुसार, प्रभावशीलता के अनुसार इन्हें क्रम से लगाकर बताइए इनमें से कौन सी सामग्री की प्रभावशीलता सबसे ज्यादा है। ये काम आपको भी करना है, और लगा के आप बताइए कि नंबर 1 पर कौन सी आएगी, कौन सी सामग्री की प्रभावशीलता ज्यादा है और कौन सी की कम है। इसी प्रकार ये किया था इन्होंने ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग नामक पुस्तक, और ये पुस्तक लिखी गई थी 1969 के अंदर। उसके अंदर इस चीज को बताया गया था। अच्छा, नोट कर रहे हो? ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग, ये था इनकी किताब का नाम। अब इस प्रभावशीलता को इन्होंने बताया, और यहां से इनको क्रम से लगवाया जाता है एग्जाम के अंदर। तो लगाकर बताइए कि कौन से पहले नंबर पे। अरे मैंने सारी क्रम से ही लिखी है। सबसे पहले कौन सी सामग्री काम में लेनी चाहिए? प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हो। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब होता है बच्चा स्वयं करके जिस चीज को सीखता है उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष अनुभव। दूसरा देखिए प्रक्षेपित।
प्रक्षेपित देखिए मशीनों के माध्यम से जिसे पर्दे, दीवार, कागज पर प्रदर्शित किया जाए उसको क्या कहते हैं हम? प्रक्षेपित सामग्री। और तीसरे नंबर पर ऐसी सामग्री जिसे प्रक्षेपित नहीं कर सकते उसे कहा गया है प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित। और लास्ट में आता वर्ड, शब्द, वर्ड, WRD, शब्द। अब शब्द की बात करते हैं। देखिए शब्द कम से कम बताए जाएं, जैसा रूसो ने भी कहा था अपने एमिल में, बच्चे को सबसे कम पाठ पढ़ाए जाएं। कौन से? मौखिक। इसलिए शब्दों का कम से कम प्रयोग किया जाए, क्योंकि इनके बिंब कम बनते हैं और स्थायी भी कम होते हैं। सबसे ज्यादा बिंब जो बनते हैं बच्चे के मस्तिष्क पटल पर वो बनते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। इस तरह से देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 प्रकार से इन्होंने बड़े रूप में वर्गीकृत किया। और फिर उसके बाद इन 4 रूपों में से टोटल 11 सामग्री उठाई उन्होंने और उन्होंने क्रम से रख कर दिखाया। उन्होंने किसने? एडगर डेल साहब ने। और इन जो 11 सामग्रियों को एक जगह रखा और इसी को कहा जाता है इनका अनुभव शंकु। इसी का नाम क्या है? अनुभव शंकु या त्रिकोण। यह है। कितनी सामग्रियों को रखा था इन्होंने? 11 सामग्रियों को रखा। देखिए, और इन 11 सामग्रियों को रख कर देखिए उन्होंने बताया इसके अंदर कि कौन सी अच्छी सामग्री है और कौन सी कम देखिए उपयोगी सामग्री है। इसलिए शंकु से जो जो ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे सामग्री की प्रभावशीलता घटती जाती है। जो जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे प्रभावशीलता बढ़ती जाती है। किसकी? शिक्षण अधिगम सामग्रियों की क्या बताई है? प्रभावशीलता। प्रभावशीलता। और वो भी कैसी है? सापेक्ष। सापेक्ष क्या होता है भाई? 2 वर्ड होते हैं, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। निरपेक्ष जिसका अपना खुद का एक मान होता है। सापेक्ष जैसे मैं अभी एक लाइन खींचता हूं, बताओ ये लाइन छोटी है या बड़ी है? आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए मैंने इसके सापेक्ष पूछ रहा हूं तो ये बड़ी होगी और इसके सापेक्ष पूछ रहा हूं तो वही लाइन क्या होगी? छोटी। इसी को कहा जाता है सापेक्षता। यानी 2 सामग्रियों के आधार पर तुलना करके पूछा जाता है कौन सी सामग्री की प्रभावशीलता अधिक है, कौन सी की कम है। और इसी चीज को इन्होंने प्रदर्शित किया। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो प्रभावशीलता क्या होती है? बढ़ती जाती है। और नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं प्रभावशीलता घटती जाती है। ये देखिए प्रभावशीलता घटती जाती है। और इस तरह से इन्होंने इसमें बताया, क्योंकि वैसे भी देखिए शंकु का ऊपरी भाग नुकीला और नीचा भाग क्या है? बड़ा। और अभी आपके मन में बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि वो सामग्री कौन कौन सी है। देखिए नंबर 1 जिसे कहा गया प्रत्यक्ष अनुभव। कौन सी सामग्री है यहां पर? प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव। अब प्रत्यक्ष अनुभव देखिए किससे? अगर कक्षा कक्ष में क्या किए जाएं? प्रयोग किए जाएं तो बच्चा देखिए, या कक्षा कक्ष के अंदर देखिए प्रयोग के अलावा बच्चे को घूमने के लिए ले जाया जाए तो बच्चा देखिए प्रत्यक्ष रूप से चीजों को सीखता है। या उसे वास्तविक वस्तुएं दिखाई जाए कि ये ऐसी होती है तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावशीलता परीक्षा में पूछा जाए तो प्रत्यक्ष अनुभव करके आना इसके आधार तल पर है। और शिखर पर क्या है? केवल और केवल वर्बल सिंबल, शब्द संकेत है। यहां पर सबसे क्या है? लास्ट में शब्द संकेत। ये है देखिए सबसे लास्ट में। ये इसीलिए कहा गया शब्दों से सबसे कम सीखता है और प्रत्यक्ष अनुभव से सबसे ज्यादा सीखता है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, एडगर डेल आया हुआ क्वेश्चन है 1st ग्रेड में। तो ये प्रत्यक्ष अनुभवशीलता, प्रभावशीलता सबसे अधिक, यानी ऐसी सामग्री का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, बस यही बताया उन्होंने। दूसरे नंबर पर देखिए उन्होंने कहा है कृत्रिम अनुभव होने चाहिए। और कृत्रिम अनुभव की यदि हम बात करें, मॉडल वगैरह काम में लेने चाहिए।
क्योंकि ग्लोब को आप देखिए काम में ले सकते हो, वो क्या है, अपने आप में पृथ्वी का एक मॉडल है। उसके बाद देखिए ड्रामा, दूसरे नंबर पर कौन ना, तीसरे नंबर पर क्या आता है, ड्रामा। ड्रामा का मतलब अभिनय वगैरह जो होते हैं उसको शामिल करना चाहिए। और फिर आता है देखिए डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, जिन चीजों का हम प्रदर्शन करके बच्चों को दिखाएं तो उनको शामिल किया गया है किसमें, चौथे नंबर पर डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन का हिंदी में अर्थ क्या होता है, प्रदर्शन। और देखिए स्टडी ट्रिप, शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण इसको शामिल किया गया है इसके। और देखिए एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी, प्रदर्शनी वगैरह को काम में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए टेलीविजन, टीवी। और उसके बाद लिया मोशन पिक्चर, चलचित्र। मोशन पिक्चर को क्या कहा जाता है, चलचित्र यानी सिनेमा, चलचित्र या सिनेमा, सिनेमा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि टीवी और सिनेमा में क्या अंतर है, आया या नहीं आया, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, श्रव्य और दृश्य। अंतर है कि सिनेमा से पहले टीवी को क्यों रखा गया, इसका एक कारण बताया उन्होंने, क्योंकि टीवी उपकरण छोटा होता है, इसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है, आसानी से अवेलेबल होने वाला साधन है। लेकिन सिनेमा इतने जल्दी आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है और चलचित्र का महत्व कम है। और आगे देखिए इसके बाद स्टिल पिक्चर, चलचित्र, चलचित्र, स्टिल या कह देते हम स्थिर, स्थिर चित्र। स्थिर चित्र के अंदर देखिए कोई भी फोटो वगैरह जो पिक्चर वगैरह होती है कैसे होते हैं, चार्ट वगैरह होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। और देखिए उसके बाद आता है विजुअल सिंबल। और विजुअल सिंबल की बात करें, दृश्य संकेत, दृश्य संकेत या चित्रात्मक, जिसमें चित्र दिखाई देते हो। और सबसे लास्ट क्या है, शब्द। इस तरह से कुछ सामग्रियों को रख के दिखाया और उनकी प्रभावशीलता को क्या किया, स्पष्ट किया। एनसीईआरटी ने एडगर डेल को अपनाया और इसमें थोड़ा सा उन्होंने देखिए इसमें संशोधन कर दिया, वो चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एनसीईआरटी द्वारा देखिए एक संशोधित किया हुआ अनुभव शंकु, ये एडगर डेल का नहीं है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया। देखिए यहां पर हम बात करें एनसीईआरटी, इसके द्वारा देखिए इसे क्या किया गया, संशोधित किया गया। इन्होंने सामग्रियां तो यो ऐसे ही रखी हुई हैं, जैसे लास्ट में देखिए पढ़ना, उसके बाद देखिए सुनना, उसके बाद देखना, और इस तरह से देखिए मूविंग पिक्चर, कोई एग्जीबिशन देखना, उसके बाद ड्रामा देखना, इस तरह से किसी से बातचीत करना, इस तरह से देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो क्रम से रखी हुई हैं। और इन्होंने जो चीजें बताई हैं इसके अंदर देखिए कहा क्या है, 10% देखिए हमें याद होता है पढ़ने से, ये बताया है। उसके बाद 20% देखिए हमें याद होता है सुनने से, जो पहले जो मनोवैज्ञानिकों ने दिया था उसी चीज को क्लियर किया है। फिर 30% देखिए देखने से याद होती है चीजें, यानी क्रम से पढ़ने वाला सबसे कम, सुनने वाला उसके बाद देखने वाली सामग्री, और उसके बाद देखिए जो रखी है 50%, 20 और 30, 50% जो रखा है सुनना और देखने को रखा गया है। उसके बाद 70% में आता है कहना और लिखना, दोनों चीजें एक साथ, कहना और लिखना। और 90% की यदि हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखने पर आधारित जो होता है वो क्या है, 90% बताया गया है। और यही संशोधन किया गया है जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। किसने किया ये संशोधन, एनसीईआरटी ने जारी किया था। ये संशोधित कितना याद रहता है, कितना सुनने, लिखने, पढ़ने, सब चीजों को क्रम से लगवा लेता है एग्जाम में, और इसीलिए इन्होंने ये सारी चीजें बताई। सबसे लास्ट क्या है, डू द रियल थिंग, जो वास्तविक काम जो हम करते हैं वो है हमारा प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो सबसे नीचे आधार में आता है, और सबसे ऊपर क्या आता है, शब्द यानी रीड, पढ़ना। इस तरह से देखिए इस चीज को बताया गया था।
अब हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्रियों का वर्गीकरण। शिक्षण अधिगम सामग्रियों की यदि हम बात करें, वर्गीकरण की यदि हम साथियों बात करते हैं, तो शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया मोटे मोटे रूप से। एक तो इंद्रियों के आधार पर, और दूसरा प्रौद्योगिकी के आधार पर, और तीसरा प्रशिक्षण के आधार पर। और तीनों आधार पर देखिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का क्या है? वर्गीकरण। और वर्गीकरण के साथ साथ देखिए हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर ये पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम सामग्री। तो देखिए साथियों, अच्छे से याद कर लेना इसके बारे में जो मैंने बातें बताई। आप सब लोगों को धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।